हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं विष्णु सर और जबरदस्त स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कृष्णा क्लासेज YouTube चैनल में। और आज की जो क्लास है बड़ी ही शानदार, जबरदस्त और धांसू होने वाली है, क्योंकि आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट्स पर। अब आप सोच रहे हैं कौन से मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट्स, तो आज के बाद मैं कुछ नया लेके आ रहा हूं आपके लिए, और वो क्या है ये भी मैं आपको बता देता हूं। आज तक हमने जितना पढ़ा है फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो हमने आज तक पढ़ा है, उसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी है, मतलब एक तरीके से पूरा चैप्टर रिवाइज करने वाले हैं हम आज की क्लास में। रिवीजन बहुत ही जरूरी है, क्योंकि कुछ मिस हो जाता है, कुछ हम भूल जाते हैं, लेकिन जब रिवाइज करते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट्स को जब हम एक बार अपनी नजर से निकाल देते हैं तो पूरा चैप्टर हमें अच्छे से समझ में आ जाता है, पूरे चैप्टर पे हमारी पकड़ मजबूत हो जाती है। और यही वजह है कि अब जैसे जैसे चैप्टर कंप्लीट होता जाएगा, हम चैप्टर को टॉपिक वाइज तो पढ़ ही रहे हैं, लेकिन उसके बाद में लास्ट क्लास में हम उसको रिवाइज भी करेंगे, और उस क्लास में हम बात करने वाले हैं उस चैप्टर के इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में, उस चैप्टर की समरी के बारे में। क्योंकि चैप्टर तो बहुत बड़ा है, लेकिन हमें चाहिए इस तरीके से कि हम एमपीएससी, आईआईटी, नीट उस हिसाब से भी प्रिपरेशन कर सके। तो बोर्ड के हिसाब से तो प्रिपरेशन हो रही है, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू जो हमारा एम है, आईआईटी, नीट, एनटीएससी इस टाइप के जो एग्जाम्स होते हैं वहां भी हम अपनी तैयारी पूरी 100% रख सके। इसके अलावा बात करेंगे डीटीपी की, डेली प्रैक्टिस पेपर की, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बनते हैं उनके बारे में भी हम इसी क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। ऑल इन वन सभी मिलेगा आज की क्लास में, इसीलिए ये एक्स्ट्रा क्लास आपके लिए रहेगी हर चैप्टर के बाद में। कुछ स्टूडेंट्स को लग रहा होगा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक अभी पूरा नहीं हुआ है, अभी तो गोस थ्योरम टॉपिक बचा हुआ है, लेकिन स्टूडेंट्स गोस थ्योरम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और गोस थ्योरम और इसकी एप्लीकेशंस से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो एक क्लास में तो पॉसिबल है नहीं, वो एक तरीके से पूरा चैप्टर है। इसलिए गोस थ्योरम और उसकी एप्लीकेशन के बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे। मैं उसको एज ए चैप्टर आपको पढ़ाने वाला हूं। तो आज की क्लास के बारे में हम डिस्कस करते हैं, क्योंकि आज की क्लास बड़ी शानदार होने वाली है, तो नोट्स भी लिखते रहिएगा, ताकि आपको जो मटेरियल है चाहिए, आपको स्टडी मटेरियल जिसके लिए आप एग्जाम में भटकते रहते हैं चारों तरफ, वो आज ही आपको मिल जाए, और आपकी कॉपी में जब आप इसे नोट कर ले तो आपको पढ़ना आसान रहे, फिजिक्स को रटना नहीं पड़े। मैं फिर भी बोल रहा हूँ आपको, फिजिक्स रटने वाला सब्जेक्ट नहीं है, फिजिक्स बड़ा ही आसान सब्जेक्ट है, इतना आसान कि कॉन्सेप्ट क्लियर करो और आसानी से फिजिक्स के साथ खेलो। लेकिन यदि कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ तो फिजिक्स आपके साथ खेल जाएगी और उसके बाद लेने देने पड़ जाएंगे, समझ गए? तो फिजिक्स को सीखना है तो रटना छोड़ो, कॉन्सेप्ट क्लियर करो। आगे मेरी बात समझ में तो आइए बात करते हैं हमारे टॉपिक्स के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे हम चार्ज की, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में सबसे पहला पॉइंट होता है चार्ज। और चार्ज के बारे में डेफिनेशन सबको पता है कि ये एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से कोई भी पार्टिकल किसी दूसरे पार्टिकल को अपनी ओर अट्रैक्ट या रिपेल कर सकता है। मतलब चार्ज यदि किसी पर आता है आवेश, तो वो ऑब्जेक्ट या पार्टिकल, कोई भी वस्तु जिस पर चार्ज आता है, वो किसी दूसरी वस्तु को, किसी दूसरे पार्टिकल को या ऑब्जेक्ट को अपनी ओर खींच सकती है, या अपने से दूर धकेल सकती है, अट्रैक्ट कर सकती है या रिपेल कर सकती है। ठीक है, चार्ज दो तरीके के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। मैं समरी बता रहा हूं आपको, इसलिए ध्यान रखना, सभी मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट्स यहां पर लिख दूंगा मैं, ठीक है? दोनों के बारे में सबसे पहले बताया किसने? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। तो मैं यहां पे शॉर्टकट में लिख देता हूं, बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन सबसे पहले चार्ज के बारे में बताया, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने, ठीक है? शॉर्टकट में लिख दिया मैंने आपके लिए, ठीक है? आगे देखिए, चार्ज की जो यूनिट होती है वो होती है कूलम। ऐसा यूनिट है ये इसकी, कूलम। हिंदी में भी लिख देता हूं, इंग्लिश में यहाँ पे सी से डिनोट करके इसलिए मैंने कूलम लिख दिया है, ठीक है? समझी है तो मैं शॉर्टकट में लिख देता हूं, ये इसकी ऐसा यूनिट है, ठीक है? इसके बाद बात करते हैं इसकी डायमेंशन, डायमेंशन की विमाएं की।
कूलाम जो होता है उसको हम एक तरीके से और लिख सकते हैं, और वो लिखा जा सकता है एम्पियर सेकेंड। कूलाम को हम लिख सकते हैं एम्पियर सेकेंड फंडामेंटल यूनिट्स में, मूल मात्रकों में। तब इसकी विमा क्या होगी, यहां से हम इसकी विमा निकालेंगे, डायमेंशन निकालेंगे, तो डायमेंशन होगी m0, क्योंकि केजी नहीं है इधर, m0 मीटर भी नहीं है, सेकंड है यहाँ पर, तो t1 और एम्पियर भी है, तो मैं लिख देता हूँ a1। ठीक है, ये ऐसा यूनिट है। लेकिन यदि सीजीएस यूनिट की बात की जाए तो क्या लिखा जाएगा, सीजीएस यूनिट, और सीजीएस यूनिट में लिखा जाता है ESU, स्टेट कूलाम या फ्रैंकलिन, स्टेट कूलाम या फ्रैंकलिन, ध्यान रखना ESU लिखा जाएगा इसको। ठीक है, और एक कूलाम के अंदर 3 × 10⁹ ESU होता है, स्टेट कूलाम या फ्रैंकलिन बोल सकते हैं। सीजीएस यूनिट ये है इसकी। आगे भी बात सुनिए, इसके अलावा एक और यूनिट है इसकी 1 फेराडे। फेराड नहीं है, फेराडे है, मैं पहले भी बोल चुका हूं, फेराड नहीं है, फेराडे है, ध्यान रखना। फेराड कैपेसिटेंस को नापता है, फेराड नहीं है, फेराडे है, ध्यान रखना। एक फेराडे में होता है 96500। ये कूलाम के बारे में बात हो गई है। ठीक है, अट्रैक्ट रिपेल कर सकता है, सबको पता है, तो मैं यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में भी लिख देता हूँ ताकि आपको सब रिकॉल हो जाए। यदि आपने पूरी क्लास ढंग से ज्वाइन की है तो आपको अब याद आएगा, यदि आपने ढंग से पढ़ा है। गुण, क्या क्या गुण है इसमें, और गुणों में सबसे पहले आता है जो सेम होते हैं वो रिपेल करते हैं, और जो सेम नहीं होते, अपोजिट होते हैं, वो अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, मतलब समान हमेशा करेंगे प्रतीक। हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए मैं एक ही जगह बता रहा हूं ताकि आपको आसानी रहे। अपोजिट जो विपरीत प्रकृति के होते हैं, जिनका नेचर विपरीत है, वो हमेशा करते हैं आपस में। ध्यान रखना इस बात को, पहली बात। ठीक है, सेकंड, यदि किसी ऑब्जेक्ट पर खूब सारे चार्ज है, यदि किसी ऑब्जेक्ट पर खूब सारे चार्ज है, तो टोटल चार्ज उन सभी इंडिविजुअल चार्जेस के सम के इक्वल होगा। मतलब जो खूब सारे चार्ज है, मान लो किसी के पास Q1, Q2, Q3, Q4 चार्जेस है, तो जो टोटल चार्जेस होगा वो Q1 + Q2 + Q3 + Q4 होने वाला है। तो टोटल चार्जेस होने वाला है Q1 + Q2 + Q3 + Q4, इस तरीके से। प्लस का है तो प्लस साइन, माइनस का है तो माइनस साइन। ठीक है, ये मत सोचना सर यार डिस्क्रिप्टिवली क्यों नहीं बता रहे, क्योंकि डिस्क्रिप्टिवली मैंने प्रीवियस सारी क्लासों में बता दिया। आज हम बात करने वाले ओनली इंपोर्टेंट फैक्ट्स, इसलिए मैं डायरेक्टली आपको बता रहा हूँ। ठीक है, डेफिनेशन आपको बोल रहा हूँ, जो भी इंपॉर्टेंट बातें जो मुझे बतानी हो वो मैं आपको डायरेक्टली बता रहा हूँ ऑर्डरली, और बाकी जो लिखने के लिए जरूरी है वो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, शॉर्ट नोट्स एक तरीके से। ठीक है, बात करते हैं थर्ड टॉपिक की। ये हमेशा कंजर्व्ड होते हैं, मतलब ना तो इनको बनाया जा सकता है, ना इनको खत्म किया जा सकता है। समझ गए ना, ना तो ये पैदा होते हैं, ना ये खत्म होते हैं, बस एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होते हैं, याद रखना। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं ओनली कैन बी ट्रांसफर, केवल स्थानांतरित कर सकते हैं, स्थानांतरित कर सकते हैं। ठीक है, मतलब ये कंजर्व्ड होते हैं, मतलब ये संरक्षित होते हैं। ठीक है, इसके अलावा मैंने क्लास में और बताया था, मैं और यहां पे भी बता देता हूं कि जब दो ऑब्जेक्ट को आपस में कांटेक्ट में लाया जाता है, तो कांटेक्ट में लाने से पहले और कांटेक्ट में लाने के बाद दोनों का सम, दोनों के जो चार्जेस है उनका सम हमेशा सेम रहता है, बट ये हमेशा एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट पर ट्रांसफर हो सकते हैं। जैसे मान लो मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसके ऊपर है 6 कूलम, एक और ऑब्जेक्ट है जिसके पास है 10 कूलम। अभी दोनों अलग अलग है, दूर दूर है, लेकिन दोनों पे कितने कूलम चार्जेस है, 60 कूलम चार्जेस। जब आप दोनों को टच करवाए, कांटेक्ट में लेके आए, ठीक है, ये कांटेक्ट में लेके आ गया, कांटेक्ट में लाने पर चार्जेस ज्यादा से कम की ओर आ जाएंगे, और मान लीजिए ये दोनों चार्जेस आपस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, दोनों मिलके इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, 8 कूलम 8 कूलम।
तो अभी देखो 6 का 8 हो गया है, 10 का 8 हो गया है, 6 से 8 हो गए, 10 से भी 8 हो गए। किसी के पास इंक्रीमेंट हुआ है तो किसी के पास डिक्रीमेंट हुआ है, किसी को चार्जेस का प्रॉफिट हुआ है तो किसी को चार्जेस का लॉस हुआ है, बट अभी भी सम 16 गुलामी है। इसका मतलब ना तो ये खत्म हो सकते हैं ना ये बनते हैं, बट एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर हो सकते हैं। इसके अलावा मोस्ट इंपोर्टेंट एक फैक्टर जो हमेशा मैं बताता हूं, अधिकतर लोग पूछते हैं चार्जेस के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है। तो चार्जेस के लिए रिस्पॉन्सिबल हमेशा इलेक्ट्रॉन होता है, चाहे आपका पॉजिटिव चार्ज हो चाहे आपका नेगेटिव चार्ज हो, दोनों के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? इलेक्ट्रॉन। हाँ? दोनों के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है इलेक्ट्रॉन। कैसे? बहुत सारे लोग कहते हैं कि पॉजिटिव के लिए रिस्पॉन्सिबल प्रोटॉन होता है, बट प्रोटॉन कभी भी रिस्पॉन्सिबल नहीं होता। रीजन भी बता देता हूं, इलेक्ट्रॉन ही रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। प्रोटॉन तो वहां ऑर्बिट में बैठा है न्यूट्रॉन के साथ में, समझ गए, न्यूक्लियस में बैठा है वो, ठीक है, तो वो जिम्मेदार नहीं है। इसके लिए जिम्मेदार इलेक्ट्रॉन जो चक्कर काट रहा है, घूम रहा है, उसकी आदत है चारों तरफ चक्कर काटना, घूमना, वो रिस्पॉन्सिबल होता है। वो कैसे होता है? जब भी कोई ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रॉन लेता है तो नेगेटिव चार्ज हो जाता है, लेकिन जब इलेक्ट्रॉन देता है तो उसके पास इलेक्ट्रॉन का लॉस हो जाता है, और लॉस मतलब पॉजिटिव चार्जेस। तो जब कोई ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रॉन लेता है, मान लो मैंने इलेक्ट्रॉन ले लिए तो मैं नेगेटिव चार्ज हो जाऊंगा, लेकिन यदि मैंने इलेक्ट्रॉन दे दिए तो मेरे पास पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन देना, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की हानि पॉजिटिव चार्ज कहलाती है एक तरीके से, समझ गए। और इलेक्ट्रॉन कोई ले रहा है तो वो कहलाएगा नेगेटिव चार्ज, ठीक है, उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। ये चार्जेस के बारे में बात करते हैं, इसकी प्रॉपर्टी और थोड़ी सी बात करते हैं, थोड़ा सा आगे इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। मैं रख लगा हूं, पूरी प्रॉपर्टी यहीं पे बता देता हूं ताकि आप एक साथ नोट कर सके और समझ में आ जाए, ठीक है। याद भी रहेगी कौन कौन सी प्रॉपर्टी है। सेकंड प्रॉपर्टी, थर्ड प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 4। प्रॉपर्टी नंबर 4 ये कहती है कि यदि किसी ऑब्जेक्ट पर चार्ज है Q, तो ये चार्ज मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट पर रहने वाला चार्ज कभी भी उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। तो मैं यहां लिख देता हूं इंडिपेंडेंट वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। ऐसा नहीं है कि मेरे पास अभी 10 कूलम चार्ज है, मैं खड़ा हूं, मैं भागने लग गया तो मेरे 2 कूलम चार्ज गिर गए थे रास्ते में और मेरे पास 8 कूलम ही बचा है। ऐसा कभी नहीं होने वाला कि मैं भागने लग गया 2 उड़ गए, हल्के होते हैं चार्जेस, उड़ गए, मेरे पास तो 8 ही बचे, ऐसा नहीं होने वाला है। मेरे पास जितना चार्ज है उतना ही रहने वाला है, चाहे मैं स्लो रहूं चाहे मैं सुपर फास्ट की तरह दौड़ूं, चार्जेस उतना ही रहने वाला है। मतलब चार्ज कभी भी वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। इनवेरिएंस ऑफ चार्ज कहते हैं इसको, ठीक है, आवेशों की निश्चलता कहते हैं। इसके अलावा बात करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट पर जो चार्ज होता है वो हमेशा क्वांटाइज्ड होता है, समझ गए मेरे पास, क्वांटाइज्ड होता है, याद रखना, मैं यहाँ लिख देता हूँ, क्वांटिफिकेशन होता है। मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट पर यदि चार्ज है Q, तो ये चार्ज हमेशा E का मल्टीपल इंटीजर होगा, E का पूर्ण गुणज होगा। और E ये लीजिए पूर्ण गुणज यानी 1 2 3 4 5 पूरा पूर्ण संख्या जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, होल नंबर जिसको बोलेंगे, तो वो मैं लिख देता हूं यहां से आंसर, ठीक है। यहां पे लिख देता हूं प्लस माइनस, प्लस माइनस, प्लस का चार्ज है तो प्लस, माइनस का चार्ज है तो माइनस। तो चार्जेस जो होने वाले हैं वो इलेक्ट्रॉन की पूर्ण संख्या के बराबर होते हैं, एक तरीके से कह सकता हूं होल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के इक्वल होते हैं, ठीक है। इसीलिए इसको बोलते हैं क्वांटीकरण। मिनिमम चार्ज 1 कूलम के बराबर हो सकता है, इससे कम नहीं होगा। 1 कूलम के बराबर, सॉरी 1 कूलम नहीं, 1 इलेक्ट्रॉन पर जितना चार्ज होता है उसके बराबर हो सकता है। तो मिनिमम चार्जेस हमेशा हो सकता है 1 E के बराबर, ज्यादा कितने भी हो सकते हैं, क्योंकि चार्ज होते हैं इलेक्ट्रॉन की वजह से। तो टोटल चार्ज हमेशा इस तरीके से रह सकता है 1 E
2e 3e 4e 5e ऐसे, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन। कभी भी 1.2 इलेक्ट्रॉन नहीं होता, किसी भी ऑब्जेक्ट के पास 1.2 इलेक्ट्रॉन नहीं होता। 1.2 इलेक्ट्रॉन जब नहीं होता तो चार्जेस भी 1.2 के मल्टीपल के बराबर नहीं आने वाला, समझ गए? तो हमेशा चार्जेस जो है वो हमेशा मल्टीपल इंटीजर ऑफ e रहेगा, e के पूर्ण गुणज के बराबर रहेगा, और इसमें जो n है वो होल नंबर एक पूर्ण संख्या है, 1 2 3 4 5, ठीक है? मतलब मान लो एक आदमी की वजह से 1 कूलम चार्ज रहता है, तो 1.5 आदमी कभी नहीं हो सकता, ठीक है ना? 1/2 कभी नहीं हो सकता, 1.2 कभी नहीं हो सकता है, तो 1 रहेगा या 2 रहेगा। 1 इलेक्ट्रॉन यदि एक आदमी है तो 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन ही रहेंगे। 4 इलेक्ट्रॉन रहेंगे तो 4 इलेक्ट्रॉन जितना अपना 4 इलेक्ट्रॉन के पास जितना चार्जेस है उतना ही चार्ज ऑब्जेक्ट पे रहने वाला है, ठीक है? कभी भी 1.2 3.5 1/2 इलेक्ट्रॉन नहीं रहने वाला। या ऐसा नहीं है कि एक इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन ने अपना आधा चार्ज ही रख रखा है, आधा चार्ज नहीं दे रखा। इलेक्ट्रॉन एक है तो पूरा का पूरा चार्ज ऑब्जेक्ट के पास है। 1 इलेक्ट्रॉन के पास जितना चार्ज होता है, अब 1 इलेक्ट्रॉन के पास कितना चार्ज होता है, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट बात है। तो इसमें जो n है वो क्या है? n यहां पर है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और e क्या है? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन पर चार्ज, और इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। तो कम से कम इतना चार्ज तो रहेगा ही रहेगा। 1 इलेक्ट्रॉन तो कम से कम रहेगा, या तो इलेक्ट्रॉन नहीं होगा या 1 इलेक्ट्रॉन होगा। 0.5 इलेक्ट्रॉन कभी नहीं होगा कि हम सोचे कि 0.5 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, नहीं। तो मिनिमम चार्जेस इतना हो सकता है, ठीक है? इसी को बोलते हैं आवेशों का क्वांटीकरण, क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज। चार्ज हमेशा एक क्वांटाइज्ड क्वांटिटी है, मिनिमम वैल्यू इसकी इतनी हो सकती है, और इसके बाद यदि इसकी वैल्यू ज्यादा है तो वो हमेशा मल्टीपल इंटीजर ऑफ e रहने वाली है, e के पूर्ण गुणज के बराबर होने वाला है, ठीक है? टोटल चार्ज हमेशा e के पूर्ण गुणज के बराबर रहेगा। आगे मेरी बात सुनने, तो इतना आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो 1 इलेक्ट्रॉन के पास इतना चार्ज होता है, ठीक है? बहुत छोटा है ये, 1 कूलम नहीं है, 1 कूलम से बहुत छोटा है। तो 1 कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन हुए, चलो ये भी बता देता हूँ, ठीक है? नोट कर लीजिए, रफ कर रहा हूँ मैं फिर इसको, ठीक है? नोट्स में लिखने में बहुत काम आएगा आपके। आगे बात करते हैं। एक कूलम के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? तो 1 कूलम में इलेक्ट्रॉन के नंबर है ना। चलो बात करते हैं। Q इक्वल होता है Ne, और Q हमारे पास है 1 कूलम। टोटल चार्जेस कितना है? 1 कूलम है। एंड नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये तो हमें चाहिए, तो एन E का मतलब हुआ इलेक्ट्रॉन पर चार्ज हो रही है। इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है 1.6 × 10⁻⁹। इसका डिवाइड दे देता हूं मैं यहाँ पे 1/1.6 × 10⁻⁹ = n। जब आप इसको ऊपर लेके जाएंगे, सॉल्व करेंगे, तो 6.25 × 10⁻18 कूलम आएगा, सॉरी इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। तो इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं एक कूलम में, 6.25 × 10⁻18 कूलम होते हैं, याद रखना, ठीक है? एक कूलम में इतने इलेक्ट्रॉन, ठीक है? एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है। आगे बात करते हैं। चार्जेस की कहानी हो गई। क्या हम चार्जेस दे सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को? दे सकते हैं, और वो कहलाता है मेथड ऑफ चार्जिंग। मेथड ऑफ चार्जिंग, आवेशन के तरीके, आवेशन के तरीके। अब कौन कौन सा मेथड है? पहला कंडक्शन मेथड, फ्रिक्शन मेथड लिखते हैं, फ्रिक्शन मेथड। इसमें क्या होता है? घर्षण द्वारा। इसमें क्या होता है? दो ऑब्जेक्ट को एक दूसरे से रबिंग करवाते हैं, घिसते हैं, घर्षण करवाते हैं एक दूसरे से, तो उससे क्या होता है? इलेक्ट्रॉन एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट पर ट्रांसफर हो जाता है, ठीक है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होने से कोई नेगेटिव चार्ज बन जाता है, तो किसी पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और यही मेथड है फ्रिक्शन मेथड। मैंने आपको बताया होगा कि बचपन में हम क्या करते हैं? स्केल लेके बालों में से रगड़ते थे। उस वजह से क्या होता था? बालों से इलेक्ट्रॉन स्केल पर आते थे, तो बाल इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं और स्केल इलेक्ट्रॉन ले रहा है। ये इलेक्ट्रॉन ले रहा है, इसका मतलब इसके ऊपर क्या है? नेगेटिव चार्जेस, और बालों पे क्या है? पॉजिटिव चार्जेस।
अब आसपास के डस्ट पार्टिकल, ठीक है, कागज के टुकड़े, मिट्टी, ये जितनी भी चीजें हैं वो क्या होती है, पॉजिटिव चार्जेस। तो जैसे आप मिट्टी के पास लेके जाते तो उस स्केल पर धीरे धीरे मिट्टी चिपकना चालू हो जाती है। हमारे कंघा जो होता है, कॉम्ब जिसको बोलते हैं, उससे बाल बनाते हैं, और बाल जब बनाते हैं तो घर्षण होता है, फ्रिक्शन होता है बालों के बीच और उस कंघे के दांतों के बीच में, जो टीथ होते हैं, जो स्पेस होता है, और वहां पर हमेशा नेगेटिव चार्ज रह जाता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाते हैं कॉम्ब पर, और यही वजह है कि धीरे धीरे उस कंघे के ऊपर मिट्टी जमना चालू हो जाती है। ठीक है, आप रेशम का कपड़ा लीजिए, उसमें थोड़ा अलग सिस्टम है। रेशम का कपड़ा लीजिए, उसको रगड़िए, इलेक्ट्रॉन रेशम के कपड़े पर आ जाते हैं, और यही वजह है कि धीरे धीरे जैसे आप थोड़ी देर उसको पहनते हैं, पहनने के बाद ऑटोमेटिक उसके ऊपर धूल पार्टिकल आपको दिखना चालू हो जाता है। आपको लगेगा यार गंदा हो गया है, वो गंदा नहीं होता, आसपास के जो डस्ट पार्टिकल वो धीरे धीरे उसके पास आना चालू हो जाते हैं। आगे ये विधि है घर्षण विधि, फ्रिक्शन मेथड। इसके अलावा दूसरा मेथड है कंडक्शन मेथड। कंडक्शन मेथड, चालन विधि, चालन द्वारा। इसमें क्या होता है, इसमें एक ऑब्जेक्ट को जिसके पास चार्ज है किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के पास रख देते हैं, इसके पास चार्ज नहीं है, बेचारे के पास चार्ज नहीं है, गरीब आदमी है, एकदम गरीब, इसके पास चार्ज ही नहीं है, इसके पास चार्ज है। ठीक है, यदि मैं इसको टच कर रहा हूं, कांटेक्ट में लेके आऊं, कैसे मिला सकता हूं, मैं इस पे तार लगा देता हूं, दोनों तार से जोड़ देता हूं, या दोनों को टच करवा देता हूं, तो चार्जेस इधर से इधर ट्रांसफर हो जाएंगे। अभी पढ़ा था ना अपन ने वहां पे, जब कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पढ़ाया था, तो चार्ज यहां से यहां पर ट्रांसफर हो जाएंगे और कुछ चार्ज इस पर भी आ जाएगा। ठीक है, समान चार्ज आएगा, ध्यान में, इस पे पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव आएगा, इसको बोलते हैं कंडक्शन मेथड। ठीक है, तो जब दो ऑब्जेक्ट को आपस में कांटेक्ट में लाए तो एक से चार्ज दूसरे पे चला जाए, इसको बोलते हैं चालन विधि या कंडक्शन मेथड। तीसरा इंडक्शन मेथड। इंडक्शन मेथड, घबराओ मत, ये मत सोचना सर जल्दी जल्दी पढ़ा रहे हैं, लेकिन कंटेंट बहुत ज्यादा है और एक ही क्लास में खत्म करना है, तो क्लास थोड़ी लंबी भी रह सकती है। ठीक है, बात करते हैं इंडक्शन मेथड, प्रेरण विधि। प्रेरण द्वारा इसमें क्या होता है, किसी भी प्लेट को, चार्ज प्लेट को किसी दूसरी प्लेट के किसी अनचार्ज के पास लेके आते हैं, अनचार्ज, अनावेशित, इसके पास कोई चार्ज नहीं है, लेकिन इससे हुआ क्या, मैं आपको एक बात बोलूं कि इसके पास चार्ज नहीं है तो आप समझेंगे इसके पास 0 कूलम चार्ज है, लेकिन मैं इसको दूसरे शब्दों में, दूसरे तरीके से ये कह सकता हूं कि इसके पास जितने पॉजिटिव है उतने ही नेगेटिव है, जितने पॉजिटिव उतने नेगेटिव, तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों बराबर है, मिलकर एक दूसरे को खत्म कर देंगे और टोटल चार्ज हो जाएगा 0। इसका मतलब दोनों ने जोड़ा बना लिया है, कपल हो, दोनों कपल गायब हो गए मिलकर। यदि वो प्लस माइनस का कपल बनता है और वो गायब हो गया है तो उस जोड़े को तोड़ना पड़ेगा, और तोड़ने के लिए मैं प्लस को पास लेके आऊंगा, जैसे ही पास लेके आऊंगा उस प्लस माइनस में से माइनस इसके पास अट्रैक्ट होकर आ जाएगा और प्लस इससे प्रतिकर्षित होकर रिपेल होकर दूर भाग जाएगा। जब प्लस माइनस अलग अलग हो जाएंगे, इनका जोड़ा टूट जाएगा, तो मैं यहाँ पे अर्थिंग कर दूंगा, भू संपर्कित कर दूंगा, और जैसे ही भू संपर्कित करूंगा अंदर से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, जितने पॉजिटिव चार्ज होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। ध्यान रखना, या ऐसे कहते हो कि पूरे पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाते हैं, अर्थिंग करते ही पॉजिटिव चार्जेस खत्म, तो जैसे ही अर्थिंग करूंगा पॉजिटिव चार्ज खत्म, और जैसे ही पॉजिटिव चार्ज खत्म इस ऑब्जेक्ट के पास ओनली बचेगा नेगेटिव चार्ज। कोई भी चार्ज किसी भी चालक पर, कंडक्टर पर एक समान रूप से फैलता है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो ये क्या करेगा, यही नहीं पड़े हुए रहेंगे, ये सोचेंगे यार ये तो जगह खाली है, खाली है, कंडक्टर है, कंडक्टर यानी चालक है, और चालकों में आवेश एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, तो ये इक्वली बराबर फैल जाएंगे, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। ये आपका इंडक्शन मेथड है। तो कंडक्शन मेथड में ऐसे कांटेक्ट में लाते हैं, इसमें इस तरीके से लाया जाता है पास में, ठीक है, कांटेक्ट में नहीं लाया हूं मैं, इससे सेम चार्जेस मिलते हैं दूसरे पर, लेकिन इसमें अपोजिट चार्ज मिलते हैं, प्लस का क्या मिला है, माइनस मिला है। ठीक है, इसके अलावा एक होती है मशीन इलेक्ट्रोस्कोप। विद्युतदर्शी, इससे हम पता लगा सकते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट चार्ज है या अनचार्ज है, किसी के पास आवेश है या नहीं है। इलेक्ट्रोस्कोप, ठीक है, आवेशों की बात चल रही है तो आवेशों की एक बात और बता देता हूं मैं।
बहुत जरूरी बात है, काम है क्या क्या। वैसे ये प्रॉपर्टीज में होना चाहिए था, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूं। कई बुक्स में मिलेगा चार्ज मास पर डिपेंड करता है, तो इस बारे में भी मैं आपको बता देता हूं कि चार्ज कभी भी मास पर डिपेंड नहीं करता। अब आप सोचोगे सर ने गलत कैसे बोला? मैंने गलत नहीं बोला है, बस समझाने का तरीका बता रहा हूं मैं आपको कि चार्ज केवल उसी ऑब्जेक्ट के पास रहेगा जिसका मास होगा। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूं, जिसके पास ऑब्जेक्ट के पास मास होगा, द्रव्यमान होगा, उसी के पास में चार्ज रहेगा, अदरवाइज चार्ज नहीं रहेगा, अदरवाइज चार्ज नहीं रहेगा। इसका मतलब यह है कि मेरे पास यदि ऑब्जेक्ट इतना सा है तो इसके पास 2 कूलम चार्ज है, लेकिन इसका मास होना चाहिए तब इसके पास चार्ज रह सकता है। ठीक है, यदि इसका मास नहीं है, 0 kg चार्ज है, तो इसके पास 2 कूलम चार्ज कभी नहीं रहेगा, 0 कूलम चार्ज रहेगा। अब यदि ये मान लो 1 किलो का है, यदि ये 100 किलो का हो जाता है धीरे धीरे, तो क्या चार्ज की वैल्यू बढ़ेगी? नहीं, चार्ज की वैल्यू नहीं बढ़ेगी, चार्ज 2 कूलम ही रहेगा। इसको फर्क नहीं पड़ता कि ये 1 किलो का है या 100 किलो का है, इसको फर्क पड़ता है, चार्ज को केवल फर्क पड़ता है कि इसके पास मास है या नहीं है। ये चाहे आधी किलो का हो, चाहे 1 किलो का हो, चाहे 50 किलो का हो, चाहे 100 किलो का हो, लेकिन इसके पास मास होना चाहिए। आ गई मेरी बात समझ में? क्लियर है? इसके अलावा बात करते हैं वेलोसिटी की, कि हम कहते हैं कि मास वेलोसिटी पे भी डिपेंड करता है या नहीं करता। तो बहुत सारे लोग कहते हैं मास वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता, लेकिन मास वेलोसिटी पे डिपेंड करेगा, और मास वेलोसिटी पे डिपेंड करेगा m1 1 - v²/c² से। ये फॉर्मूला याद है। m1 स्टार्टिंग मास, इनिशियल मास कह सकता हूं मैं, प्रारंभिक द्रव्यमान, वेग वेलोसिटी, c स्पीड ऑफ लाइट, प्रकाश की चाल। सबको पता होगा प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर/सेकंड, इतनी होती है। तो यदि ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी बढ़ाते रहे, कोई भी ऑब्जेक्ट का मास क्या वेलोसिटी पे डिपेंड करता है? ये मेरा क्वेश्चन है, और आंसर है हाँ, करता है। यदि ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी बढ़ती जा रही है तो उसका मास भी बढ़ेगा, लेकिन उसकी वेलोसिटी कभी भी c से ज्यादा नहीं हो सकती, प्रकाश की चाल से ज्यादा नहीं होगी, और प्रकाश की चाल से ज्यादा नहीं हो सकती। वेग इतना ध्यान रखना, लेकिन वेग तो बढ़ रहा है, तो वेग बढ़ रहा है तो ऑब्जेक्ट का मास भी बढ़ेगा, तो m2 की वैल्यू बढ़ेगी। मैं लिख देता हूं, इफ यदि v बढ़ रहा है तो m2 भी बढ़ेगा, और हो सकता है कि m2 ज्यादा हो जाए m1। लेकिन क्या चार्ज डिपेंड करेगा? नहीं करेगा, चार्ज डिपेंड नहीं करने वाला है, क्योंकि चार्ज हमेशा मास पर डिपेंड करता है, लेकिन इस वजह से नहीं करता कि वो बढ़ रहा है। मास बढ़ रहा है तो ऑब्जेक्ट का चार्ज भी बढ़ेगा। ये केवल इतना ही जरूरी है कि किसी ऑब्जेक्ट पर यदि चार्ज है तो वो तभी रहेगा जब मास रहेगा, मास नहीं तो चार्ज नहीं। समझ गए? ये यहां पर मैं आपको एक कुछ इंपॉर्टेंट बातें भी बता चुका हूं। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट इलेक्ट्रिक फील्ड की, लेकिन उससे पहले बात करेंगे कूलॉम्स लॉ की। ठीक है, तो बात करते हैं कूलॉम्स लॉ। कूलॉम्स लॉ ध्यान से देखिए, जब दो चार्जेस Q1 और Q2 दोनों r डिस्टेंस पर हो, तो दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स, चाहे वो अट्रैक्शन हो चाहे रिपल्सन हो, अट्रैक्शन और रिपल्सन आपको पता है, आकर्षण और प्रतिकर्षण कब लगेंगे? सेम हो तो प्रतिकर्षित रिपेल्ड होंगे, और यदि अपोजिट हो तो आकर्षित होंगे, अट्रैक्ट होंगे। लेकिन फोर्स तो लगेगा, और जो फोर्स लगेगा वो F होगा हमेशा Q1 Q2 4πε0r²। ये फोर्स का फॉर्मूला होगा। वेक्टर फॉर्म की बात की जाए
तो फोर्स के ऊपर मैं वेक्टर लगा देता हूं और वेक्टर फॉर्म के लिए यहां पर आएगा Q1 Q2 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। यहां पर मुझे अब इसका डायरेक्शन शो करना है और फोर्स का डायरेक्शन, बल की दिशा हमेशा ये जो दूरी नापी जाती है, ये जो डिस्टेंस मेजर की जाती है उसी डायरेक्शन में रहेगी। तो इसका मतलब फोर्स भी इसी लाइन पर एक्ट करेगा, या तो पास वाला या दूर वाला, या तो ये पास आ जाएगा या ये दूर भाग जाएंगे दोनों। बट डिस्टेंस जिस लाइन से नापी जाएगी उसी लाइन के हिसाब से फोर्स एक्ट करेगा, उसी लाइन पर एक्ट करेगा। तो इसका मतलब फोर्स की दिशा कौन बताएगा, फोर्स का डायरेक्शन बताएगा वो लाइन जिससे हमने डिस्टेंस मेजर की। तो मैं लिख देता हूं आर के। बस ये वेक्टर फॉर्म हो गई, बहुत आसान है, ठीक है। यदि आप यहां से केप का साइन हटाना चाहे, मतलब आर के हटाना चाहे यूनिट वेक्टर, तो यूनिट वेक्टर हटाओगे तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर केप को लिखा जाएगा आर वेक्टर बाय आर मॉड्यूलस, ठीक है। ये परिमाणी मान है, रिजल्टेंट वैल्यू है, ठीक है, और ये वेक्टर फॉर्म है। तो मैं यहां पे लिख देता हूं आर वेक्टर। एक आर स्क्वायर पहले से है, एक आर यहां पर फिर आ गया है, मोर यानी वैल्यू, ये भी तो वैल्यू वाला ही फॉर्मूला है। ये जगह भी जो आर है ये वैल्यू को ही तो शो कर रही है। तो यहां पर एफ वेक्टर इक्वल हो जाएगा Q1 Q2 आर वेक्टर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर के। ये लीजिए। इसके अलावा भी मैं आपको बता देता हूं कि चाहे Q1 Q2 पर फोर्स लगाए, चाहे Q2 Q1 पे फोर्स लगाए, फॉर्मूला तो यही रहेगा। मतलब चाहे 1 फोर्स लगाए 2 पर, चाहे 2 लगाए 1 पर, फॉर्मूला यही रहने वाला है। और जब फॉर्मूला यही रहने वाला है तो वैल्यू भी वही रहने वाली है। इसका मतलब F चाहे 1 लगाए 2 पर, देखो याद रखो ढंग से, 1 लाख मारा है 2 पर, इसका मतलब 1 फोर्स लगाना है 2 पर। तो चाहे F 1 फोर्स लगाए 2 पर, चाहे 2 लगाए 1 पर, दोनों की वैल्यू सेम रहने वाली है, बट डायरेक्शन विल बी अपोजिट टू ईच अदर। तो फोर्स का डायरेक्शन अपोजिट होगा, तो मैं यहाँ पे माइनस का साइन लगा देता हूं। तो ये हो गया फोर्स से रिलेटेड बातें। अब यहाँ पे क्या जरूरी है, ये क्या है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो एप्सिलॉन नॉट यहाँ पर है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। निर्वात की विद्युतशीलता, वैसे निर्वात या हवा भी कह सकते हैं, या वायु या हवा है, फ्री स्पेस और एयर, लेकिन नॉर्मली फ्री स्पेस का ही होता है, लेकिन हम एयर भी बोल देते हैं। तो ये है। अब ये एप्सिलॉन नॉट क्या है, ये कांस्टेंट है और ये बताता है, एप्सिलॉन नॉट बताता है कि फोर्स मीडियम के हिसाब से किस तरह बदलेगा। यदि दो चार्जेस के बीच में मीडियम बदले तो फोर्स की वैल्यू किस तरह चेंज होगी, ये बताता है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं, indicate the variation of force between two charges according to medium। यदि दो चार्जेस के बीच में मीडियम बदले तो फोर्स में किस तरीके से चेंज आएगा, इंडिकेट करता है कौन, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो डेफिनेशन पूछी जा सकती है, निर्वात की विद्युतशीलता परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस को समझाइए। तो इट्स इंडिकेट द वेरिएशन ऑफ फोर्स बिटवीन टू चार्जेस अकॉर्डिंग टू मीडियम बिटवीन द टू चार्जेस। दोनों चार्ज के बीच में कौन सा मीडियम प्रेजेंट है, उस मीडियम के अकॉर्डिंग उन दोनों चार्जेस के बीच में जो फोर्स लग रहा था वो कैसे चेंज होगा। यदि हम फ्री स्पेस में जाए तो फोर्स इंक्रीज होता है, जैसे जैसे डेंसर जाए, जैसे जैसे सघन माध्यम आता जाए, वैसे वैसे फोर्स की वैल्यू कम होती जाएगी। तो फोर्स किस हिसाब से बदल रहा है, अकॉर्डिंग टू मीडियम, माध्यम के हिसाब से किस तरीके से बल का मान बदलेगा, तो ये बताता है कौन, एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे लिख देता हूं, यह दो या दो से ज्यादा, ठीक है ना, दो आवेशों के मध्य लगने वाले बल में माध्यम के हिसाब से होने वाले परिवर्तन को
परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस ये बताता है। ठीक है? बड़ी ही आसान है, समझाने वाली बातें हैं, जरूरी है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर बनते हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। इसी के बारे में बात करेंगे। तो बात करते करते इसकी यूनिट वगैरह पे भी बात कर लेते हैं। इसकी यूनिट क्या होती है, ये कौन सी क्वांटिटी है। तो सबसे पहली बात, इसका कोई डायरेक्शन नहीं है, तो ये स्केलर क्वांटिटी है। एप्सिलॉन की बात की जा रही है, स्केलर यानी अदिश, ये अदिश राशि है। सबसे पहली बात, इसकी यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ये इसकी यूनिट है। यार गलत लिख दिया मैंने, थोड़ा सा कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये इसकी यूनिट है। कांस्टेंट हमारे पास क्या आया था, 1/4 जिसको हम लिखते के से। लेकिन मैं जनरली के नहीं लिखता, क्योंकि के जो है वो डायरेक्ट कांस्टेंट भी पढ़ा विद्युतांक भी है, और यही वजह है कि मैं डायरेक्टली 1/4 लिख लेता हूँ। एप्सिलॉन की जो वैल्यू होती है वो हम लिखते क्या है, देखो एप्सिलॉन की जो वैल्यू है उसकी वैल्यू होती है 8.85 × 10⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। लेकिन जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो क्या 1 की वैल्यू, 4 की वैल्यू, पाई की वैल्यू, एप्सिलॉन की वैल्यू अलग अलग रखेंगे। तो इसलिए इतना कॉम्प्लिकेशन क्रिएट करो, इतना कठिन हो जाएगा ये, इस वजह से इसको आसान बना देता हूं मैं। 1/4 एप्सिलॉन की वैल्यू होती है 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, 9 × 10 की घात। बन गया आसान, एकदम फटाफट होने वाली चीज हो गई है। इसकी यूनिट की डायमेंशन की बात कर लेते हैं। डायमेंशन एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो डायमेंशन कहां से निकालूं, यहां से। कूलम को क्या लिख सकता हूं, एम्पियर सेकंड, स्क्वायर है तो स्क्वायर स्क्वायर, कूलम पे स्क्वायर तो एम्पियर पे भी स्क्वायर और सेकंड पे भी स्क्वायर। यहाँ है न्यूटन, और न्यूटन को लिखा जा सकता है केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नीचे वाला सेकंड ऊपर चला जाएगा तो ये सेकंड स्क्वायर। 1 मीटर स्क्वायर यहाँ पर भी है तो मीटर स्क्वायर। कूलम एम्पियर सेकंड स्क्वायर है तो स्क्वायर स्क्वायर लगा दिया है। न्यूटन केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, डिवाइड सेकंड स्क्वायर ऊपर आ गया है, और साथ में मीटर स्क्वायर हो रहा था, ये मीटर स्क्वायर। अब यहाँ से यूनिट देखिए, यहाँ पे केजी है, ऊपर जाएगा m1 आ जाएगा, माइनस का 1 आएगा क्योंकि ऊपर जा रहा है। m देखो मीटर 2 और 1 कितने हुए 3, ऊपर गए l⁻³ आगे देखो एम्पियर पावर 2 है और सेकंड 2 और 2 4, 4 पावर है तो t⁴ एम्पियर टू पावर 2। ये इसकी डायमेंशन हो गई है, विमाएं हो गई है। जब ये सब चल ही रहा है तो ये बात चल रही है निर्वात की, फ्री स्पेस की, ठीक है, या हवा की कह सकता हूं मैं। तो फिर मीडियम के लिए क्या लिखा जाएगा, तो मीडियम के लिए नोट नहीं आता है। देखो यहाँ पर नोट है, यहाँ नोट नहीं है, ये है परमिटिविटी ऑफ मीडियम। परमिटिविटी ऑफ मीडियम, माध्यम की विद्युतशीलता। माध्यम की विद्युतशीलता डिपेंड करता है अलग अलग मीडियम्स पर। इन दोनों का जो रेशियो होता है एप्सिलॉन आर, उसके बारे में भी मैं आपको बता देता हूं। क्या होता है एप्सिलॉन आर, रिलेटिव परमिटिविटी। या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कहते हैं। डेफिनेशंस वगैरह मैंने प्रीवियस क्लास में बहुत शानदार तरीके से समझाया था, ठीक है, इसीलिए मैं डायरेक्टली बताऊंगा। यहाँ पर एप्सिलॉन आर ये रेशियो होता है एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन। परमिटिविटी ऑफ मीडियम डिवाइड बाय परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, माध्यम की विद्युतशीलता डिवाइड बाय निर्वात की विद्युतशीलता का अनुपात। ये एक रेशियो है माध्यम की, मीडियम की और फ्री स्पेस की परमिटिविटी को, जिसको हम क्या बोलते हैं एप्सिलॉन आर कहते हैं। और एप्सिलॉन आर की वैल्यू 1 होती है फॉर एयर। एग्जाम में पूछते हैं हवा के लिए कितनी होती है 1, हवा के लिए 1 होती है, तो मेटल के लिए कितनी होगी, धातु के लिए बात कर लेता हूं मैं। धातु अच्छी चालक होती है, ध्यान रखना। और मेटल
इनफाइनाइट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाला है यहाँ से। ठीक है, धातुएं कंडक्टर, हम इनको कंडक्टर भी कह सकते हैं क्योंकि धातुएं सबसे अच्छी चालक होती है। तो चालकों के लिए एप्सिलॉन आर का मान इनफाइनाइट होता है। आगे भी बात समझे, एप्सिलॉन आर के और भी बहुत सारे फॉर्मूले मिलेंगे तुम्हें एग्जाम में और पूरी बुक्स में, तो मैं वो लिख देता हूँ आपको यहाँ पर। जहां नोट है उसका मतलब फ्री स्पेस की बात चल रही है, निर्वात की बात चल रही है। जहां नोट नहीं है मतलब मीडियम की बात चल रही है। तो यदि फोर्स के हिसाब से रेशियो लेना चाहूं, बल के हिसाब से तो आएगा F नॉट अपॉन F। निर्वात में बल मतलब फ्री स्पेस में फोर्स और मीडियम में फोर्स। यदि इलेक्ट्रिक फील्ड की बात की जाए, जो कि मैं आगे पढ़ाने वाला हूं, विद्युत क्षेत्र, तो E नॉट अपॉन E। यदि विभव की बात की जाए, पोटेंशियल की बात की जाए, तो V नॉट अपॉन V। ठीक है, F नॉट E नॉट V नॉट, एक फॉर्मूला हमारा आ ही गया यहाँ पे, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यदि कैपेसिटेंस की बात की जाए, कैपेसिटेंस धारिता आगे पढ़ाऊंगा, तो उसके लिए आएगा C अपॉन C नॉट। एप्सिलॉन आर के पूरे फॉर्मूले हो गए। यदि यहां से मैं एप्सिलॉन की वैल्यू निकालूं, तो फॉर्मूला हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। बहुत काम का फॉर्मूला है, नोट कर लीजिए, बहुत ही जरूरी है। ठीक, इसीलिए बोला था बड़ी ही जबरदस्त है फिजिक्स, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तभी फिजिक्स के साथ खेल पाओगे। अदरवाइज फिजिक्स को बड़ा शौक आपके साथ खेलने का, बस एक बार सब्जेक्ट चूज करो, पूरे 2 साल आराम से खेलती है। उसके बाद आप यदि साथ में रखते हो तो और खेलती है, अदरवाइज आप खुद ही खेल से हट जाओगे। हमें खेल से हटना नहीं है, कायर नहीं है हम, हमें दिखाना है कि फिजिक्स इतना आसान है कि चुटकियों में सॉल्व कर देंगे, लेकिन उसके लिए जरूरी है आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करना। आगे मेरी बात समझ में, तो बात करते हैं नेक्स्ट। ठीक है, तो देखिए आगे बात करते हैं हम अब इलेक्ट्रिक फील्ड की। इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र क्या होता है? किसी भी चार्ज के, ये क्यों चार्ज है, इसके चारों ओर एक ऐसा रीजन, जैसे ही चार्ज किसी ऑब्जेक्ट पे आता है या चार्ज का अपना एक रीजन होता है चारों तरफ, इस रीजन में यदि कोई दूसरा चार्ज प्रेजेंट होगा तो ये उसके ऊपर फोर्स लगाना चालू कर देगा। मतलब इसका रेंज, इसका अपना क्षेत्र, अपना एरिया, दादा है अपने घर का, तो इसके चारों ओर का ऐसा एरिया जहां इसकी दादागिरी चलती है, जहां पे कोई यदि दूसरा चार्ज आता है तो ये उसके ऊपर फोर्स लगाना चालू कर देता है, उसको बोलते हैं विद्युत क्षेत्र। इस चार्ज का विद्युत क्षेत्र। अब मान लो क्यू चार्ज है, वो यहाँ पर हुआ है स्मॉल क्यू, तो अभी ये इसके एरिया में नहीं आया ना, बाहर एरिया से, तो कैपिटल क्यू इस पर फोर्स नहीं लगाएगा। लेकिन जैसे ही स्मॉल क्यू इस एरिया में आएगा, मान लो दोनों के बीच की डिस्टेंस है स्मॉल आर, कैपिटल क्यू फोर्स लगाने लग जाएगा स्मॉल क्यू पर। अब वो अट्रैक्शन फोर्स है या रिपल्सिव फोर्स है, आकर्षण बल है या प्रतिकर्षण बल है, ये डिपेंड करता है दोनों के नेचर पर। अब नेचर कैसा है, दोनों अपोजिट है तो अट्रैक्ट होंगे, और अपोजिट नहीं है, सेम है, तो दूर दूर भागेंगे। लेकिन इस केस में क्या होगा, फोर्स लगेगा स्मॉल क्यू पर, तो स्मॉल क्यू पर जब फोर्स लगेगा, किसकी वजह से, क्योंकि स्मॉल क्यू इस कैपिटल क्यू के विद्युत क्षेत्र में आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड में आ गया है, तो विद्युत क्षेत्र किसका है, क्यू का। ठीक है, लेकिन फोर्स किस पर लग रहा है, स्मॉल क्यू पर। मेरी बात ध्यान रखना, मैं क्यों बोल रहा हूं आपको आगे पता लग जाएगा। ठीक है, तो ऐसा एरिया जिसमें कोई दूसरा चार्ज आ जाए तो उस पर वो फोर्स लग जाए, उसको कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। ऐसा एरिया जिसमें कोई दूसरा चार्ज आ जाए तो ये वाला चार्ज इस पर फोर्स लगाना चालू कर देता है, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। और इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश राशि। ठीक है, सदिश है तो इसका डायरेक्शन भी होता है, और इसका डायरेक्शन होता है हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव, प्लस से माइनस की तरफ, प्लस से माइनस की तरफ। हो गई मेरी बात, समझ में आई आपको? अब देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड को मेजर करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से। विद्युत क्षेत्र हमेशा मापा जाता है, जैसे दूध लेने जाते हैं तो लीटर में नापने जाते हैं, लीटर, 1 लीटर दूध, 2 लीटर दूध, ऐसे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जब भी बात आती है वो मेजर की जाती है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी पढ़ना जरूरी है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अब
अब दिक्कत यह है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा जाए तो क्या समझेंगे आप? तो एग्जाम में पूछा जाए कि इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालो, तो दोनों एक ही बात है, ठीक है। तो विद्युत क्षेत्र बोले या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बोले, दोनों एक ही बात है और दोनों के लिए फॉर्मूला एक यूज करना है। ई से डिनोट किया जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को, और ये रेशियो होता है, इसको बोलते हैं टेस्ट चार्ज। कौन सा चार्ज बोलते हैं? टेस्ट चार्ज, क्योंकि हम इसी से पता लगाएंगे परीक्षण आवेश, इसी पे टेस्ट करेंगे हम कि फोर्स कितना लगता है। तो ये बताएगा ज्यादा फोर्स लग रहा है तो ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड है, कम फोर्स लग रहा है तो कम इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो इसका मतलब इस रेशियो जो आने वाला है उसमें फोर्स एक्सप्रेस बाय द टेस्ट चार्ज, इस पर लगने वाला फोर्स डिवाइड बाय इस चार्ज की वैल्यू, डिवाइड बाय इस चार्ज की वैल्यू, फोर्स एक्सप्रेस बाय दिस फोर्स एंड मैग्नीट्यूड ऑफ दिस फोर्स। इस आवेश पर सॉरी मैं गलत बोल चुका हूं, थोड़ा सा मिस्टेक हुई, ठीक है। फोर्स एक्सप्रेस्ड बाय दिस चार्ज डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ दिस चार्ज, ठीक है। मतलब इस चार्ज पर लगने वाला बल और इस चार्ज के परिमाण यानी इसकी वैल्यू के अनुपात को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, F/Q, ये इसका फॉर्मूला है। अभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड किसका है? ध्यान रखो इसका है, लेकिन बता कौन रहा है ये, तो इसके हिसाब से फॉर्मूला होगा F/Q। लेकिन इसके हिसाब से बात की जाए तो कैपिटल Q के हिसाब से, मतलब कैपिटल Q टर्म में होना चाहिए, तो कैसे पता लगेगा? तो दोनों के बीच में फोर्स कौन सा लग रहा है? Q1 Q2 4 पाई एप्सिलॉन r स्क्वायर, ये इन दोनों के बीच में फोर्स लग रहा है। फोर्स लगा कौन रहा है? फोर्स लगा रहा है कैपिटल Q, और कैपिटल Q फोर्स लगा रहा है, तो ये स्मॉल q मैंने नीचे लिख दिया है, F की वैल्यू लिख दी है, स्मॉल q की वैल्यू लिख दी है, स्मॉल q से स्मॉल q को मैंने उड़ा दिया है, और जैसे उड़ाया इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आया कैपिटल Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन r स्क्वायर। ये लीजिए, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ गई। ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड, ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड, लेकिन इसमें ये चार्ज है जिस पे फोर्स लग रहा है, और इसमें वो चार्ज है जो फोर्स लगा रहा है। तो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि कैपिटल Q चार्ज से r डिस्टेंस पर, r दूरी पर विद्युत क्षेत्र निकालो, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, तो ये फॉर्मूला लगाना है। और यदि एग्जाम में क्वेश्चन मिले कि स्मॉल q कैपिटल Q के एरिया में आ गया है, अब इस स्मॉल q पर फोर्स लग रहा है F, तो जिस एरिया में हुआ है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालो, तो फॉर्मूला लेना है। समझ गए? अब बात करते हैं इसकी यूनिट, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की यूनिट क्या होती है? मात्रक न्यूटन पर कूलम और वोल्ट पर मीटर, न्यूटन पर कूलम और वोल्ट पर मीटर। बात करते हैं डायमेंशन की, दोनों ही यूनिट है, ध्यान रखना, काम है कि आगे जाके, ठीक है। इसलिए मैंने डायरेक्टली लिख दिए न्यूटन m1 l1 t-2, न्यूटन की डायमेंशन ये होती है। अब तो ग्रो अप करो, मैच्योर बनो यार, तब तक मैं आपको ऐसे छोटी छोटी बताता रहूंगा। अब तो थोड़ा डालो दिमाग में, 2-4 तो आपको याद हो गई होगी अब तक, 11th और 12th में अब आप आ चुके हैं, ठीक है। तो कूलम को बोलते हैं एम्पियर सेकेंड, और एम्पियर के लिए A और सेकेंड के लिए T, सही है। अब ऊपर ले जाओ, m1 l1 ये 1 है, ऊपर जाएगा -1 हो जाएगा, पहले से -2 है, मतलब t-3, और a ऊपर चला जाएगा तो a -1। ये इसकी डायमेंशन हो गई, समझ गए? तो ये इसके फॉर्मूला। जब बात करते हैं ग्राफ की, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस के बीच का ग्राफ कैसा होगा? तो ग्राफ मैं पहले भी बता चुका हूं, यहां से देखिए, ओनली ग्राफ बनाते हुए आपको उन दो चीजों का ही ध्यान रखना है, दो क्वांटिटीज का ही ध्यान रखना है जिनके बीच में हम ग्राफ चाहिए। तो E और R के बीच में ग्राफ चाहिए, तो E एरा R एरा। ऊपर नीचे है यार, ऊपर नीचे है मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल होएगा, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होएगा तो ऐसा ग्राफ आएगा। ऐसा ही एक और ग्राफ बना के दूं मैं आपको, E और 1/R, 1/R मतलब ये पूरा का पूरा। अब तो E और 1/R एक पूरी संख्या है, एक पूरा नंबर है, तो E और 1/R आमने सामने है, आमने सामने, इसका मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ग्राफ होगा ऐसा, ये आएगा आपका E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/R स्क्वायर, और E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/R स्क्वायर। ये पूरा एक नंबर है, इसमें इसको एक नंबर माना गया पूरे को। ग्राफ देखो, F का ग्राफ भी ऐसे होता है, कंफ्यूज मत होना, उसमें भी R² नीचे ही आता है। ये देखो F की वैल्यू रखी थी तब, तो जब R² नीचे आता है तो F और R का फॉर्मूला कुछ ऐसा हो जाएगा।
F is inversely proportional to 1/r। और यदि ऐसा है 1/r के साथ में तो ऐसा हो जाएगा। समझ गए? कोई दिक्कत है या क्लियर? नोट कर लीजिए, इससे बेस्ट आपको कहीं कुछ नहीं मिलने वाला है। यदि आप वीडियो एंजॉय कर रहे हैं तो शेयर जरूर कर दीजिएगा, और यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, नए आदमी हो, भी नए नए आए हो और आपको लगता है थोड़ा सा कि यार कहीं सर क्वालिटी और कंटेंट के साथ में कुछ कॉम्प्रोमाइज ना करें, तो डोंट वरी, आपके साथ में कभी भी ऐसा नहीं होने वाला है। क्वालिटी और कंटेंट आपको बेस्ट मिलेगा, इससे बेस्ट आपको कहीं नहीं मिलने वाला है। बस कभी कभी थोड़ा आगे पीछे हो जाता है, टाइम नहीं मिल पाता, वीडियो कभी 1 दिन 2 दिन के गैप में आ जाता है, तो उसमें टेंशन मत लेना। डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, इंस्टाग्राम, फेसबुक सबका लिंक दे रखा है। आप वहां से मुझसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं और अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। ठीक है? इसके अलावा जो टेस्ट लगने वाले, नोट्स मिलने वाले, वो सब भी आपको वहां पर प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे, तो आप उनको ज्वाइन कर सकते हो। यदि आपको ये समरी क्लास से पहले पूरा जो डिस्क्रिप्टिव क्लास लगी थी, एक एक टॉपिक बाय टॉपिक उसको पढ़ना है, तो उसका प्लेलिस्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां से जाके आप पूरे वीडियोस देख सकते हैं, पूरी क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो वो जो घंटी वाला निशान है उसके पास में जो लाल लाल लिखा हुआ है, उससे लड़ाई कर लीजिए और कुछ भी करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए, ताकि आपको लगातार लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलते रहे। ठीक है? और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करना है यदि आपने एंजॉय किया है तो, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिखना है यदि आपके डाउट्स क्लियर हो गए हैं तो। ठीक है? मेरे को आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। आगे बात करते हैं कुछ और चीजों की। हम तो पूरा चैप्टर बाकी है। ठीक है? रफ कर देता हूं। ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, इसको बताते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की। क्लास थोड़ी लंबी हो जाएगी तो बोर मत होना, बोर होने वाली जैसी तो कोई बात ही नहीं है। आपको हर बातें तो बताई जा रही है। ठीक है? बोर हो गए तो समझ लो आपका इंटरेस्ट नहीं है पढ़ने में, और इंटरेस्ट है तो बोर आप कभी हो ही नहीं सकते। ठीक है? आगे बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की। विद्युत क्षेत्र रेखा है। इनको विद्युत बल रेखाएं भी कहते हैं। विद्युत फ्लक्स रेखाएं भी कहते हैं। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन या इलेक्ट्रिक फ्लक्स लाइन। राइटिंग के साथ थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कर लेना, जल्दी जल्दी लिखते हुए राइटिंग ऐसी हो जाती है, थोड़ी सी कम, ऐसा मतलब जमे जमे अक्सर कम लिख पाता हूँ, फिर जल्दी जल्दी पढ़ाते हुए। ठीक है? मैं नहीं चाहता क्लास 2 घंटे की हो जाए, आप बोर होकर सो जाए, खराटे मारने लग जाए और मैं यहाँ पे ऑनलाइन चिल्लाता फिरता रहूँ। ठीक है? इसीलिए थोड़ा सा राइटिंग के साथ कॉम्प्रोमाइज कर लेना, लेकिन क्वालिटी और कंटेंट के साथ कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, ये मैं हमेशा दावे के साथ कहता हूँ। ठीक है? आपको यदि मैंने पढ़ाने के लिए बताया है कि मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो फिर मैं उसी हिसाब से पढ़ाऊंगा। जीरो से हीरो वाला लेवल कुछ नहीं आता, ऐसे सब कुछ आने वाली बातें आपके मन में आना चालू हो जाएगी। ठीक है? आज तक जो कहते थे हमें कुछ नहीं आता है, आज के बाद ये कहेंगे कि यार हमें बहुत कुछ आता है। ठीक है? तो उसके लिए जरूरी है थोड़ी सी मेहनत। मेरे साथ 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 चलिए, थोड़ी मेहनत कीजिए, थोड़ी आप कीजिए, थोड़ी मैं करूंगा, दोनों मिलके आपका भविष्य सुधारेंगे। ठीक है? आइए बात करते हैं। इनको विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को बताती है, सीधी सीधी बात है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इनके बारे में, डेफिनेशन में पहले बता चुका हूँ। ठीक है? तो बात करते हैं इनकी प्रॉपर्टीज की। तो सबसे पहली बात, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को शो करती है, तो इंडिकेट्स इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन। इंडिकेट इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को शो करती है। तो इसका मतलब इनका डायरेक्शन कहां से कहां तक होगा? ये हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाती है। मतलब स्टार्ट होती है पॉजिटिव पे और एंड होती है नेगेटिव पे। यहां से प्रारंभ प्लस से स्टार्ट होकर माइनस पे खत्म हो जाती है। ठीक है? मतलब ऐसे, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, तो प्लस से जाके माइनस पे खत्म। ये और आ रही है जिनको मैं बना नहीं पा रहा पूरा।
पॉजिटिव से बाहर क्यों जा रही है देखो, और नेगेटिव के अंदर आ रही है, तो इनका डायरेक्शन में मैं आप लिख देता हूं। पॉजिटिव के लिए इनवर्ड डायरेक्शन होगा, मतलब अंदर की तरफ, प्लस के लिए अंदर की तरफ होगी, और माइनस के लिए यह आउटवर्ड होगी, आउटवर्ड यानी बाहर की तरफ। तो यदि आपके पास में प्लस का चार्ज और माइनस का चार्ज भी है, अकेले अकेले इंडिविजुअल चार्ज, अकेले प्लस चार्ज के लिए इनका डायरेक्शन कुछ ऐसा होगा, प्लस के लिए बाहर की तरफ, सॉरी ये बाहर की तरफ, प्लस के लिए बाहर जाएगी और माइनस के लिए ये अंदर आएगी। जब 2 प्लस आ जाए तो क्या हो, ये बाहर, 2 प्लस हमेशा प्रतिकर्षित करते हैं, रिपेल करते हैं, एक दूसरे को दूर भगाते हैं, तो दूर भगाते हैं तो ये मुड़ जाएगी लाइन से, वो पास आना ही नहीं चाहते। जब पास आना ही नहीं चाहते तो ये खाली जगह बच रही है। मान लो यहाँ पे ये पॉइंट है जहां पे कोई लाइंस नहीं है, दोनों चार्जेस के बीच है, दोनों के इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड को ही बताती है, ध्यान है ना। तो जहां इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है, आर्बिट्री होती है, काल्पनिक रेखाएं होती है, ठीक है। तो यदि ये दोनों पास है, दोनों चार्जेस पास है इलेक्ट्रिक फील्ड में, लेकिन बीच में देखो यहाँ कोई लाइंस नहीं है, क्योंकि दोनों सेम है, तो लाइन ऐसे दूर दूर भागने लग गई है, एक दूसरे को रिपेल कर रही है, प्रतिकर्षित कर रही है, तो इसको बोलते हैं हम न्यूट्रल पॉइंट, उदासीन बिंदु, उदासीन बिंदु, ये न्यूट्रल पॉइंट है, ठीक है, उदासीन। ये इसकी कुछ प्रॉपर्टीज आ गई, कुछ प्रॉपर्टीज और मैं बता देता हूँ, नोट कर लीजिए, ठीक है। घबराइए मत, खत्म होने वाला है चैप्टर। आप भी सोचेंगे इतना आसान कैसे हो गया, इतना जल्दी खत्म कैसे हो रहा है ये। मैंने कहा था ना आपको मोस्ट इंपोर्टेंट सारे टॉपिक्स में आपको बताने वाला हूँ। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की हम प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं, ठीक है। एक और बात, यदि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है पॉजिटिव से नेगेटिव जा रही है, ऐसे मैं डायग्राम थोड़ा छोटा बनाऊंगा, ठीक है, पॉजिटिव से नेगेटिव। तो यदि इसके किसी पॉइंट पे, मान लो ऐसा पॉइंट है, उस पर यदि मैं टेंजेंट खींच दूं, एक स्पर्श रेखा खींच दूं, तो ये स्पर्श रेखा इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को बताएगी। किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के किसी पॉइंट पर टेंजेंट खींच दी जाए, किसी विद्युत क्षेत्र रेखा के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा खींच दी जाए, तो वो रेखा यानी ये वाली लाइन इस बिंदु पर, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड को बताएगी, इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र के डायरेक्शन को बताएगी कि विद्युत क्षेत्र का है प्लस से माइनस। समझ गए? ये भी एक डेफिनेशन है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के किसी पॉइंट पर यदि आपने एक स्पर्श रेखा खींची, एक टेंजेंट खींच दी है, तो वो टेंजेंट उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को शो करेगी। इसके अलावा देखिए, ये प्लस से चलती है, माइनस पे खत्म होती है, हम इतना तो पढ़ चुके हैं, लेकिन क्या माइनस से प्लस पर आई है? नहीं आई है। तो इसका मतलब प्लस से चल के माइनस में खत्म, वापस नहीं आई, इसका मतलब डू नॉट फॉर्म क्लोज लूप, डू नॉट फॉर्म क्लोज लूप। क्लोज लूप यानी प्लस से चलकर माइनस पर जाकर वापस प्लस पर आना था, लेकिन नहीं आई है, इसका मतलब ये बंद वक्र नहीं बना, नहीं बना। एक और बात, ये यहां से चल तो रही है, लेकिन क्या ये आपस में काटती है? ये कभी नहीं काटती। रीजन बता देता हूं। यदि मान लो 2 लाइंस काटेगी ऐसे, कभी मान लो कभी कोई ऐसा केस आ जाए जहां पे 2 लाइंस ऐसे काटने लग जाए, तो इस पॉइंट पे इसका अलग इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इसका अलग इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। एक पॉइंट पर 2 इलेक्ट्रिक फील्ड इम्पॉसिबल, एक पॉइंट पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। ये जिंदगी में कभी काटती नहीं है, ये ध्यान रखना। तो इसकी एक प्रॉपर्टी ये भी है, डू नॉट इंटरसेक्ट। कभी नहीं काटती है, कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती, ठीक है।
एक चीज और बता देता हूं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इलेक्ट्रिक फील्ड। जितनी लाइंस किसी सरफेस से किसी एरिया से गुजरती है, काटकर गुजरती है, उतनी ही लाइंस, मतलब जितनी लाइंस ज्यादा होगी इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ही ज्यादा होगा। आपको नहीं समझ आएगा, लेकिन आपने जब पिछली क्लास ज्वाइन की इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ाया तो आपको समझ आ जाना चाहिए था, लेकिन मैं फिर भी आपको बता देता हूं, घबराना नहीं है। मान लो मेरे पास ये सरफेस है, सरफेस है कुछ ऐसा, ध्यान से देखिए ऐसा, जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इसको काट कर जाएगी, भेद कर जाएगी, इसे जानी चाहिए, इसमें से गुजर कर जानी चाहिए, मतलब लंबवत परपेंडिकुलर जानी चाहिए। तो जितनी लाइंस इस सरफेस के परपेंडिकुलर गुजरेगी उतनी ही लाइंस यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी। तो जितनी ज्यादा लाइंस परपेंडिकुलर गुजरेगी उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो नंबर ऑफ लाइंस जो परपेंडिकुलर गुजर रही है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है। लेकिन ये लाइंस हमेशा परपेंडिकुलर जानी चाहिए, लंबवत जानी चाहिए, कभी भी ऐसे टेंजेंट स्पर्श करते हुए नहीं जानी चाहिए, सिर्फ इसको भेद कर जानी चाहिए। ध्यान रखना, सरफेस के परपेंडिकुलर होना चाहिए या प्लेन ऑफ सरफेस के परपेंडिकुलर होना चाहिए, पृष्ठ के तल के लंबवत, कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है। सरफेस के परपेंडिकुलर, ध्यान रखना ऐसे, ठीक है, भेद कर जानी चाहिए। तो सरफेस के परपेंडिकुलर जितनी नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी इलेक्ट्रिक फील्ड के, इस सरफेस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसके। तो जितनी ज्यादा नंबर ऑफ लाइंस ऐसे क्रॉस कर जाएगी इस पर से, उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट सरफेस। किसी भी पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या उस पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र के समानुपाती होती है। किसी भी सरफेस के परपेंडिकुलर लंबवत गुजरने वाली लाइंस जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इस सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड के। जितनी ज्यादा लाइंस उतना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड, लेकिन ओनली वही लाइंस इसमें गिनी जाएगी जो ऐसे परपेंडिकुलर क्रॉस करेगी, जो परपेंडिकुलर नहीं गुजरेगी उनसे में कोई मतलब नहीं है। मतलब जो टेंजेंट जाए उससे कोई मतलब नहीं है, परपेंडिकुलर जानी चाहिए। थीटा एंगल बनाकर जा सकती है, ठीक है, लेकिन उसका फॉर्मूला कुछ अलग है। कुल मिला के इसको ऐसे भेद कर जानी चाहिए, चाहे थोड़ा टेढ़ा भेद कर जाए, चाहे सीधा, चाहे ऐसे भेद कर जाए, चाहे थोड़ा ऐसे भेद कर जाए, लेकिन ऐसे काटते हुए अंदर से जानी चाहिए। समझ गए? ये बात आप याद रखना। इसके अलावा जहां ये पास पास होती है, पास पास यानी डेंसर, इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होता है। जहां ये पास पास, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ज्यादा। जहां ये दूर दूर होगी यानी रेयर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ही कम होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड को बताती है। और इलेक्ट्रिक फील्ड भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, जितनी ज्यादा लाइंस उतना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जितनी ये पास पास होगी इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ज्यादा होगा, जितनी ये दूर दूर होगी इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ही कम होगा। ये इसकी मेन प्रॉपर्टीज आ गई, ठीक है। दो कभी नहीं काटेगी, क्योंकि दो लाइन दो डायरेक्शन कभी पॉसिबल नहीं है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। मैंने आपको लिख दिया, ठीक है। डिस्क्रिप्टिवली मैं अलग पढ़ा चुका हूँ, लेकिन ये सिंपली नोट्स के लिए है आपके, ताकि आपका रिवीजन हो जाए, ठीक है। तो मेन टॉपिक और लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का बचा है इलेक्ट्रिक डाइपोल, उसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं, ठीक है। आइए, इलेक्ट्रिक डाइपोल, विद्युत द्विध्रुव, बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बड़े ही न्यूमेरिकल्स भी निकलते हैं यहाँ से, तो ध्यान रखिएगा। इसके अलावा मैं बहुत बार बोल चुका हूं आपको, जब भी आप सॉल्व करो इलेक्ट्रिक फील्ड या फोर्स, विद्युत क्षेत्र या बल से संबंधित कोई रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस है, तो हमेशा चार्ज प्लस हो तो भी प्लस लेना है, माइनस हो तो भी प्लस लेना है। माइनस प्लस का साइन मत लगाना, डायरेक्शन के हिसाब से लेना, क्योंकि फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड, बल और इलेक्ट्रिक फील्ड यानी विद्युत क्षेत्र दोनों ही सदिश राशियां हैं, तो उनका डायरेक्शन लेना। डायरेक्शन से आपको पता लगेगा कि ये किस तरीके से ऐड होने वाले हैं नहीं। यदि दो इलेक्ट्रिक फील्ड का सेम डायरेक्शन है तो वैल्यू जुड़ जाएगी, और यदि अपोजिट डायरेक्शन है तो वैल्यू माइनस हो जाएगी। अदरवाइज आप यदि प्लस माइनस ले लोगे तो पूरा झोल हो जाएगा और सारा कॉन्सेप्ट खिचड़ी बन जाएगा। अलग अलग बुक्स में अलग अलग कॉन्सेप्ट है, लेकिन जो कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूं उससे बेस्ट कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट हर क्वेश्चन पर लागू होता है। आप क्या अलग अलग क्वेश्चंस के लिए अलग अलग कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे? आई थिंक आपका जवाब होगा ना। तो अलग अलग क्वेश्चन के लिए अलग अलग कॉन्सेप्ट पढ़ना नहीं है,
समझ गए मेरी बात? आगे जाओ। एक ही कॉन्सेप्ट से यदि सारे क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं तो एक ही कॉन्सेप्ट क्यों ना सीखा जाए? क्लियर है? तो बात करते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल, विद्युत द्विध्रुव। सीधा सीधा है, दो चार्जेस होने चाहिए, प्लस और माइनस, मतलब दोनों अपोजिट, एक प्लस और एक माइनस। कभी भी दो सेम चार्जेस से द्विध्रुव नहीं बनता है, लेकिन इन दोनों के बीच में डिस्टेंस होनी चाहिए। मैं लिख लेता हूं 2a 2l, कुछ भी लिख सकते हैं, मैंने 2a लिख दिया, ठीक है। A फॉर एप्पल। दोनों चार्जेस अपोजिट होने चाहिए, लेकिन वैल्यू भी सेम होनी चाहिए, तो Q और Q, लेकिन एक प्लस एक माइनस है, और दोनों के बीच में कुछ डिस्टेंस होनी चाहिए। तो इस तरीके से ये जो बन गया है, जब दो चार्जेस अलग अलग डिस्टेंस में हो तो ये मिलकर क्या बनाते हैं? विद्युत द्विध्रुव, इलेक्ट्रिक डाइपोल बनाते हैं। जब इलेक्ट्रिक डाइपोल बनाते हैं तो इनका डाइपोल मूवमेंट भी होता है, डाइपोल मूवमेंट, द्विध्रुव आघूर्ण। और जब इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट होता है तो मूवमेंट का फॉर्मूला होता है P = 2Q। ठीक है, याद आ गया होगा? चार्ज इनटू डिस्टेंस, दोनों में से कोई एक चार्ज, तो मुझे पॉजिटिव पसंद है, बी पॉजिटिव, इसलिए मैंने पॉजिटिव ले लिया। आप नेगेटिव ले लो, बट नेगेटिव यार अच्छा नहीं लगता, आगे माइनस को कहां ले लेके घूमोगे? एक माइनस लगने से और हटाने से सब कुछ तो बदल जाता है, तो मैं प्लस ले लेता हूं। तो Q × 2a, ठीक है, Q × 2a। एक चार्ज, दोनों चार्ज सेम है, बस साइन तो अलग है, एक प्लस का एक माइनस का है, तो एक चार्ज और दोनों के बीच में डिस्टेंस के मल्टीप्लिकेशन को बोलते हैं P। और ये जो द्विध्रुव आघूर्ण होता है, इसकी यूनिट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी है, और यूनिट होती है कूलाम मीटर। कूलाम मीटर है तो डायमेंशन क्या है? डायमेंशन यानी विमाएं, और विमाएं कूलाम को लिखा जा सकता है एम्पियर सेकेंड, मीटर को लिखा जाता है मीटर। तो देखो इसमें केजी नहीं है तो m0, यहां पर मीटर है, ये रहा मीटर, तो L1, यहां पर सेकंड भी है, ये रहा T1, यहां पर एम्पियर भी है, ये रहा A, तो A1। ये इसकी डायमेंशन होती है, ठीक है। इसके अलावा इसका डायरेक्शन, तो ये क्या वेक्टर क्वांटिटी है? जी हाँ, ये वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश राशि है। और जब वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका डायरेक्शन, और इसका डायरेक्शन आता है हमेशा नेगेटिव टू पॉजिटिव, माइनस से प्लस। इसका मतलब अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। विद्युत क्षेत्र के विपरीत, विद्युत क्षेत्र के, ये लीजिए अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड, तो विद्युत क्षेत्र के विपरीत, ये इसकी वैल्यू आ गई, ठीक है। नेगेटिव टू पॉजिटिव इसका डायरेक्शन होता है यार। अब बात करते हैं इसकी वजह से फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड का, ऑन एक्सिस, ऑन एक्सिस, एक्स पर, एक्स पर, अक्ष पर क्या होता है फॉर्मूला? तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है 2p/4πε0r2, ये इसका फॉर्मूला है, ठीक है। डेरिवेशन मैंने प्रीवियस क्लासेस में बता दिया, तो आप वहां से पूरी डेरिवेशन पढ़ सकते हैं, ठीक। अभी ओनली इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, फॉर्मूला, ये फॉर्मूला काम आएंगे, ध्यान रखना। लेकिन कभी क्वेश्चन आए डाइपोल का, दो चार्जेस का, तो ध्यान रखना चार्जेस के लिए जरूरी है एक प्लस और एक माइनस होना। यदि दोनों सेम है तो कंफ्यूज मत होना, ये मत लगा देना फॉर्मूला। इसके लिए मैंने एक क्वेश्चन बता रखा था जब मैंने डेरिवेशन पढ़ाई थी एक्सेस वाली, तो वहां पे एक क्वेश्चन बताए हुए हैं, वहां पे उन क्वेश्चंस को देख लेना ताकि आपको पता लग जाए कि किस तरीके से उन्हें सॉल्व करना है, ठीक है। ऑन इक्वेटोरियल, 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 ठीक है। इक्वेटोरियल प्लेट मतलब नीरज पर, और नीरज पर जो वैल्यू होती है वो होती है E/P/4πε0। ये लीजिए, तो डबल है, देखो यहाँ 2p है, यहाँ p है, इसका मतलब E एक्सिस डिवाइड बाय E इक्वेटोरियल, यानी E अक्ष डिवाइड बाय E नीरज। और E अक्ष और E नीरज का जो रेशियो होता है 2/1। तो एक्सिस पे जो वैल्यू होती है वो इक्वेटोरियल की डबल होती है, ठीक
ये वैल्यू से डबल होती है एक्सिस, ठीक है। इससे रिलेटेड इतना ही पूछा जाता है। और लास्ट बात कर लेते हैं अब टॉर्क की, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो भी जरूरी है, तो मैं इसको रब कर रहा हूँ, ठीक है। आप नोट कर लीजिएगा सारे फॉर्मूला, सारी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स सब यहाँ पर आ गए। डीपीटी से रिलेटेड क्वेश्चंस भी यहाँ पर आ गए। आप अपने बुक्स के न्यूमेरिकल सॉल्व करिए। नेक्स्ट पार्ट में हम भी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स का सॉल्व डिस्कस करने वाले मैं आपके लिए लाने वाला हूँ। इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल डीपीटी स्टार्ट हो जाएगी, ध्यान रखना। तो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल से पहले मैं आपको इसको कुछ बता रहा हूँ, तो इनको रिवाइज कर लीजिएगा, क्योंकि फॉर्मूला याद रहेगा तो ही आप क्वेश्चन कर पाएंगे। बात करते हैं टॉर्क। यानी बल लागू, और टॉर्क का सीधा सीधा फॉर्मूला होता है टाउ इज इक्वल टू पी साइन थीटा। बल लागू है ना, टॉर्क ऑन डायपोल, ठीक है। बल लागू पी इज साइन थीटा। ये जो टाउ है ना, ये भी वेक्टर क्वांटिटी है, तो टाउ इज इक्वल टू पी क्रॉस टी, यानी वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ पी एंड ई। तो डेफिनेशन में लिख सकता हूं वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ P एंड E। P तथा E दोनों की वैल्यू नाम पता है ना आपको, डायपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोलो या इलेक्ट्रिक फील्ड बोलो, एक ही बात है। P और E का सदिश मोमेंट ये लीजिए कंप्लीट। अब इसके अलावा बात करते हैं यूनिट की, तो इसकी यूनिट होती है न्यूटन मीटर। टॉर्क की यूनिट क्या होती है? न्यूटन मीटर, ध्यान रखना। और ये न्यूटन मीटर को न्यूटन की डायमेंशन होती है m1 l1 t-2, मीटर की डायमेंशन होती है l1। अब फॉर्मूला हो गया m1 l2, 1 और 1 2 और t टू द पावर -2। ये आपकी यूनिट की आ गई है। ये वेक्टर क्वांटिटी सबको पता ही है, तो यूनिट, डायमेंशन और वेक्टर क्वांटिटी। अब बात करते हैं इसके डायरेक्शन की। असलियत में यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, और डायरेक्शन के बारे में मैं आपको नहीं बताऊंगा। ये मैं देखना चाहता हूं कि आपने आज तक की जो क्लास ज्वाइन की है उसमें मैंने जो पढ़ाया है क्या वो आपको पता है क्या? क्या आपने 11th में इतनी तैयारी की है? क्या आपने 11th में कुछ पढ़ा है क्या? क्या के बेसिक नॉलेज क्लियर है क्या कि जब क्रॉस प्रोडक्ट होता है तो हमेशा जो नई क्वांटिटी आती है प्रोडक्ट के बाद में उसका डायरेक्शन किधर होता है? क्या आपको ये पता है क्या? ये आपको पता है तो मैं समझ जाऊंगा कि आपने बहुत कुछ सीखा है। और इसके लिए आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर कर बताना है कि डायरेक्शन किधर होगा। मेरे को आपको कमेंट का इंतजार रहेगा। देखना है कि आपको कितना आता है, आपने कितना सीखा है, क्या आपने क्लासेस रेगुलर ज्वाइन किया या घास काटा है। घास मत काटना, मैं पहले कह रहा हूँ, अदरवाइज आपका फिजिक्स का जो कह रहे हो ना डर, वो कभी भी नहीं खत्म होगा। समझ गए मेरी बात? तो ये फर्स्ट चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे डिस्कस करेंगे और उसके बाद की क्लास में गॉस थ्योरम सेकंड चैप्टर चालू करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। यदि आपने सच में एंजॉय किया क्लास को तो आपको क्या करना है, सब जानते हो आप, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए जय हिंद।